तो स्टूडेंट अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर वाइज सिलेबस हमने अब कंप्लीट कर दिया है। अब हम आपको क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे जो पिछले सालों क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले मई जून 2022 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम आज सॉल्व करवाएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर है कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल को हो, या इलेक्ट्रिकल हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या कंप्यूटर साइंस हो। अप्लाइड मैथ्स 2 का क्वेश्चन पेपर है ये, और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें टाइमिंग 2.5 घंटा है और मैक्सिमम मार्क्स 100 है। और इसमें दो सेक्शन स्टूडेंट, ओहो लाइव चलेगी, चलिए कोई बात नहीं। इसमें दो सेक्शन, सॉरी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको 10 करने होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स के। तो 20 मार्क्स का तो सेक्शन ए हो गया। उसके बाद सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19 तक 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो सेक्शन बी कितने मार्क्स का हो गया? 6 पंजे 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से फिर सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 20 से 26 तक है और इसमें भी 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करने आपको 5 होते हैं, 2 छोड़ सकते हैं आप। ठीक है। और 5, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो सेक्शन सी टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 5 गुना 10 50 मार्क्स का। ठीक है। तो हम सेक्शन ए से शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझेंगे, देखेंगे, क्योंकि जो आपका आने वाला एग्जाम है अप्लाइड मैथ्स 2 का, उसमें लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन इसी के जैसे ही होंगे। थोड़ा सा डिजिट का अंतर होगा या थोड़ा सा कुछ चेंज होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन पेपर के मिलते जुलते ही सारे क्वेश्चन होंगे। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपने बहुत अच्छे से देखा, समझा और अपनी मेन नोटबुक में नोट किया तो 100% आप 80 मार्क्स के लेवल को तो पार कर ही जाएंगे, अगर केवल क्वेश्चन पेपर देखा। और जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस एक तरफ से सीरियल से मेरे साथ किया है, जो एक एक वीडियो लेक्चर हमने बनाए हैं और अपलोड किया है, जिन्होंने सीरियल से चैप्टर वाइज मेरे साथ एक एक वीडियो लेक्चर को देखा, समझा है, उनका तो अगर इस क्वेश्चन पेपर को कर देंगे तो 100 में से 100 भी आएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। नंबर 1 जो आपके पास पूछा गया है वो क्या है? देखिए, फाइंड द रेंज इन द सीरीज 7 6 4 11 2 12 19। ठीक है। तो देखिए आपके पास सीरीज दे रखी है, नंबर्स दे रखे 7, 6, 4, 11, 2, 14, 19। ठीक है स्टूडेंट। ये 1 2 3 4 5 6 7 7 डेटा आपके पास दे रखे हैं, 7 आंकड़े आपके पास दे रखे हैं। तो आपको बोला जाएगा कि रेंज निकालिए। हाँ, हिंदी में लिखा हुआ है परिसर। हाँ, रेंज या परिसर। हाँ, रेंज या परिसर इज इक्वल टू, देखिए किसी कोई भी डाटा आपको दे रखा है, 7 डाटा है, 9 डाटा है, 10 डाटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको बोला जाए कि इसका रेंज निकालिए, रेंज परिसर निकालिए, तो स्टूडेंट रेंज और परिसर जो है स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया है। एक यूनिट आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, वहां पे इस चीज का डिस्कस किया जाता है। मीन, मीडियन, मॉड का, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है ना। तो ये टॉपिक है, इसमें आपको रेंज पूछा गया है। तो रेंज क्या होता है स्टूडेंट? रेंज ये आपको पता होना चाहिए। अगर पूरा सिलेबस आपने सीरियल से पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। रेंज जो होता है वो होता है हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, शॉर्टकट में लिख रहे हैं HV माइनस LV। हाँ, HV को आप HIV मत समझ लेना, HV है। हाँ, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, लोएस्ट वैल्यू क्या है, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाईएस्ट वैल्यू देखिए, इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 19 हाईएस्ट है। 19 से बड़ा कोई नंबर है क्या? नहीं, तो 19 हाईएस्ट वैल्यू हो गया। माइनस लोएस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2 है जी, तो 2 रख दो। 19 में से 2 घटा दीजिए, 19 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा भैया? 17 बचेगा। तो आपकी रेंज 17 हो गई आंसर। तो ये आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि मीन ऑफ 5 8 आपके पास डाटा दे रखे हैं। चलिए लाइट आ गई, बहुत अच्छी बात है। 5 8 12 4
5, 8, 12, 4, 10 और 7। ठीक है, क्वेश्चन में आप दिख रहा होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि मीन ऑफ दिस इज डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरना है। मतलब 5, 8, 12, 4, 10, 7 का माध्य होगा, क्या होगा, इसका माध्य निकालना है कुल मिला के। माध्य मतलब मीन, हाँ मीन। तो जब केवल x की एक सिंगल डाटा x के वैल्यूज दे रखी हो, x के साथ साथ f की वैल्यूज दे रखी होती तो उसको ग्रुप डाटा कहते हैं। ग्रुप डाटा का मीन निकालने का फॉर्मूला अलग है और अनग्रुप डाटा का मीन निकालने का फॉर्मूला अलग है। ठीक है ना, तो मीन, अगर ये अनग्रुप डाटा है, केवल x की वैल्यूज है, तो अनग्रुप डाटा के लिए मीन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट x बार इज इक्वल टू समेशन xi अपॉन n। ये होता है समेशन xi का मतलब जितने भी x दे रखे उनका समेशन मतलब सम कर दो, वो समेशन xi होता है। और n का मतलब नंबर ऑफ डाटाज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डाटा है तो n तो हो गया भैया 7, सॉरी 6, n तो हो गया 6, क्योंकि 6 डाटा है ना, 1 2 3 4 5 6, तो n 6, जितने डाटा होते हैं n की वैल्यू वो होती है। और समेशन xi का मतलब जितने x है उन सबको जोड़ दो तो x बार निकल जाएगा। x बार मतलब मीन, मीन, हाँ मीन को x बार से डिनोट करते हैं, मीन या माध्य। हाँ ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप पत्थर की लकीर मान करके याद कर लो कि ये होता है, जो सर ने बोल दिया होता है तो होता है। अगर आपने डिटेल लेक्चर पढ़े हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा क्यों होता है, कैसे होता है ना। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मान के चलो कि ये होता है तो होता है, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। तो माध्य x बार इक्वल टू समेशन xi अपॉन n होता है। तो समेशन xi मतलब जितने भी x है उन सबको जोड़ दो, मतलब 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 7 और अपॉन में n नंबर ऑफ डाटा 6। करो सोल्व, जोड़ दो इनको। देखिए 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है। 20 और 5 कितना होता है, 25। 25 और 4 29, 29 और 10 39 और 39 और 7 46। 46 अपॉन में 6, 6 से डिवाइड कर दो, 6 7 42, हाँ 42, हाँ 42, 6 7 जा 42। अब 42 में अब बचे कितना, 4 बचा। 4 में एक जीरो लगा दो, यहां दशमलव लगा, 40 हो गए। 6 छक्के 36, फिर 40, 6 छक्के 36, तो ये आपका 7.66 मीन आ गया आंसर। ठीक है, मतलब कि कुछ स्टूडेंट हैं उनमें 20 मैक्स से मार्क्स हैं, 6 स्टूडेंट हैं उनमें 20 मार्क्स का एक टेस्ट पेपर था, या 20 मार्क्स का मान लो या 15 मार्क्स का मान लो, 15 मार्क्स का एक कोई टेस्ट लिया गया इन 6 स्टूडेंट्स का, तो एक के 5 आए, एक के 8 है, एक 12, एक के 4, एक के 10, एक के 7 आए। तो बताओ कि इनका मीन क्या है, एवरेज, सेंट्रल वैल्यू क्या है, तो एवरेज ये आगे जी, एवरेज, मीन का मतलब एवरेज भी होता है ना। तो 7.66 आपका माध्य आ गया आंसर। तो ये 2 मार्क्स का के कंफर्म हो गए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है स्टूडेंट, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताना है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है और प्लस c तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगता ही है। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। डिटेल में क्यों होता है, कैसे होता है, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाओ। इनडेफिनिट प्लेलिस्ट 2 है वहां पे, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन की, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पहला लेक्चर जो है उसमें हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो ये आपको sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x क्यों होता है, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो sec स्क्वायर एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पे sec स्क्वायर एक्स आ रखा, हो सकता है आपके जो आने वाला है उसमें sec x आ जाए, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये भी पता होना चाहिए फिर आपको, है ना। तो हर चीज का फॉर्मूले, डिटेल में सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के। उसके लिए डिटेल लेक्चर नीचे प्लेलिस्ट में लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। और sec x का इंटीग्रेशन जो होता है ना स्टूडेंट, वो होता है log sec x प्लस tan x, ठीक है। ऐसी sin x का इंटीग्रेशन पूछा जाए, cos x का पूछा जाए, तो ये सब पता होना चाहिए आपको, है ना। तो sec x, इसमें कंफ्यूजन अक्सर रहता है। sec स्क्वायर x का tan x होता है, और अगर sec x है तो sec x का log sec x प्लस tan x होता है। अगर ये आगे तो इसको ऐसे करेंगे। और पूरा डिटेल समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने वाला कुछ और है नहीं, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें थोड़ा सा आपको गलतियां बहुत ज्यादा, पिछले बार जब हम कॉपी चेक कर रहे थे तो इसमें ज्यादातर स्टूडेंट ने ये गलत किया था, ज्यादातर ने, है ना, मैक्सिमम ने इसको गलत किया था। क्यों किया था अभी हम बताते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला गया है कि राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका डिग्री और ऑर्डर निकालना है। डिग्री मतलब कोटि या क्रम, सॉरी, डिग्री मतलब घात, और ऑर्डर मतलब कोटि, ठीक है ना। अब इसका डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। ऑर्डर की जगह रैंक भी कभी कभी पूछा जाता है, लिखा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, रैंक और ऑर्डर एक ही चीज होता है। हाँ, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आपको लगेगा कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो भैया सिंपल है। जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट, dy बटे dx मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, एक बार। d2y बटे dx क्यू का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। d3y अपॉन dx क्यू अगर होता तो बोला जाता है कि भाई 3 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है इसका, ठीक है। तो यहां एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, यहां 2 बार, 2 बार से ज्यादा भी कहीं हो रखा है क्या, इसमें नहीं। तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होता है वही ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर 2 हो गया, क्योंकि 2 बार हो रखा है मैक्सिमम, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। सिंपल है, ये तो सिंपल है, ठीक है। अब रही बात डिग्री की। डिग्री क्या होगी। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है स्टूडेंट, जो डेफिनेशन है डिग्री की, इसके भी हम डिटेल लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। डिग्री क्या होती है, डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर की होल पावर होती है। तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर d2y बटे dx स्क्वायर, इसकी होल पावर 2 है, तो इसका मतलब डिग्री 2 होना चाहिए, इसका मतलब डिग्री 2 होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं है। ध्यान देना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे होल पावर 4, यहां पे होल पावर 2 है, तो इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है। मींस जैसे हम कहेंगे भाई 2/4 है, तो 2/4 एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं, इसको काटा जा सकता है। 2 एकम 2, 2 दूने 4, मतलब ये एक्चुअल में 1/2 है, इससे 1/2 से नीचे नहीं कट सकता ये। ऐसी स्थिति यहां पे है। अगर आप कहीं पे स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालो, दोनों साइड, जैसे दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं ऐसे दोनों साइड स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, हाँ, स्क्वायर रूट निकालना का मतलब वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट निकालने से क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट निकालने से क्या होगा कि 1 प्लस dy अपॉन dx की होल पावर क्या है, 4 है, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2, ठीक है ना। मतलब स्क्वायर रूट ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर a की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, या ऐसा या ऐसा, ठीक है। हमने 1/2 लिखा, ठीक है। होल स्क्वायर रूट का मतलब होल पावर 1/2, और इसका भी होल पावर 1/2, 6 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और इसकी भी होल पावर 1/2। दोनों साइड स्क्वायर रूट निकाले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4 और 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy अपॉन dx की होल पावर क्या हो जाएगी, बताइए क्या हो जाएगी। 4 इंटू 1/2 क्या होगा, 4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये पावर 2 हो गई, ठीक है। अच्छा, इधर करते हैं तो 6 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 का स्क्वायर रूट फिलहाल स्क्वायर रूट ऑफ 6 ही रहने दो, या फिर 6 की पावर 1/2 रहने दो अलग से, है ना, इंटू 2 में इसका मल्टीप्लाई होगा, एक तो 6 की पावर 1/2 और एक इसकी पावर 1/2, तो 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल dy बटे dx बचेगा, केवल dy बटे dx बचेगा, पावर में 1 बचेगा, चलो क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा,
ओ लाइट आ गई, गुड। पावर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए हमने डिटेल लेक्चर में बता रखा है कि होल पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, हाँ भिन्न में 1/2 3/4 इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे है कहीं ऐसे नहीं। 6 की पावर ये तो कांस्टेंट है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो इन dy/dx इनकी पावर नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमें पता चला कि जो सॉरी d2 था भाई, d2 था, d2 और तो सिंप्लीफाई करके हमें पता चला जो मैक्सिमम ऑर्डर है d2/dx², जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसकी होल पावर क्या है, उसकी होल पावर 1 है, तो इसलिए 2 नहीं होगी बल्कि 1 होगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ठीक है ना। अब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डिग्री 1 इसकी क्यों होती है। तो इस ऐसे कभी कभी थोड़ा सा ट्रिक घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा समझने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भाई आपके पास एक फॉर्मूला है कि मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो ये कह रहा है कि क्या ये फॉर्मूला ट्रू है या फॉल्स है, बता दीजिए भैया, है ना। तो ये बहुलक बराबर 3 गुणा मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये फॉर्मूला ट्रू है। अगर आपको पता है तो ये फॉर्मूला ट्रू है, बस टी लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर के आगे टी लिख देना था, बस 2 मार्क्स कंफर्म। अब ये कैसे ट्रू है, ये आपको ऐसे ध्यान रखना है कि MO हमने बता रखा डिटेल में, स्टेटिस्टिक्स का है ये। MO लिखो, फिर ME लिखो थोड़ा गैप में, फिर थोड़ा गैप में M लिखो। MO मतलब मॉड, ME मतलब मीडियन, M मतलब मीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 डंडे लगाओ, यहाँ पे 1 कम करके 1 डंडा लगाओ, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 1 कम करके 2 लिखो। तो ये एक्चुअल में याद रखने का तरीका है कि MO इक्वल टू 3 ME माइनस 2 M होता है, याद रखना। फिर आगे पीछे भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 3 ME इज इक्वल टू MO प्लस 2M, ऐसा भी आ सकता है। अगर ऐसा आ गया आपके पास तो बोला जाएगा कि भाई ये बताओ ट्रू है फॉल्स है। तो आपके दिमाग में अगर ये रहेगा तो आप इसको फॉल्स लिख सकते हैं, आप इसको फॉल्स लिख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ट्रू है ना, ये ट्रू है भाई। 3 ME माइनस 2M को इधर लेके मॉड के साथ, तो 3 ME बराबर MO प्लस 2M हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ऐसा भी हो सकता है, या ME बराबर भी हो सकता है, इस 2ME इधर आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि 2M इधर आएगा इज इक्वल टू 3ME अपनी जगह पे रहेगा, और MO उधर जाके माइनस का MO हो जाएगा। तो ऐसे में भी आ सकता है भाई। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला आपको कुछ भी घुमा सकता है, अगर वो घुमाना चाहें आपको तो, ठीक है। तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा कि ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। मेन इसको याद रखिए, और पहले जब भी कोई दूसरे टाइप से आए तो इसको ऐसा लिखिए और उसको फिर ऐसे बनाने की कोशिश करें। अगर ऐसा बन जाता है तो ट्रू है, नहीं बनता है तो फॉल्स है, ठीक है। बस इस प्रकार से इसको याद रखना है, ट्रू लिखना था केवल, बस और कुछ नहीं करना था, है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा 0 to 1, हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया ना, 5x² और dx इज इक्वल टू बताना है क्या होगा, डैश 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 करा हुआ है ना, फिल इन द ब्लैंक। तो मतलब कहने का ये है कि 5x² का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट 0 to 1 दे रखा है ना। तो आपको पता है स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन x की पावर n, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर एक पावर बढ़ा दी जाती है n+1, और वही अपॉन में भी n+1 लिख दिया जाता है जो पावर होता है ना, यही होता है। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2 है, 5 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 5 बाहर ले लीजिए, अंदर बचा 0 to 1 x² dx, ठीक है। 5 बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 5 बाहर ही रहेगा, x² का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर n का x पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, तो x² का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, और लिमिट लगा दीजिए 0 to 1,
लिमिट लगती है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए इंटीग्रेशन के, डेफिनेट इंटीग्रेशन के डिटेल लेक्चर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब ये 5 बाहर है, अंदर जो है आपका x की पावर हो गया 2 और 1 3 अपॉन 2 और 1 3 और लिमिट है 0 to 1। ठीक है, अब 3 को आप बाहर ला सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 5/3, अंदर बचेगा x³ केवल, है ना, और 0 to 1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5/3 तो अपना नीचे है ही, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार फंक्शन में अपर लिमिट मतलब 1 और माइनस बीच में, फिर लोअर लिमिट और 0। अपर लिमिट रखेंगे एक बार फंक्शन में, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर क्यूब, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे मतलब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3। ठीक है, इज इक्वल टू 5/3, 1 की पावर 3 1 होता है, माइनस 0 की पावर 3 0 होता है, और ये आपका 5/3 इंटू पूरा अंदर सॉल्व करके 1 आया, ये 5/3 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक, 5/3 आपका रिक्त स्थान पे आएगा। ठीक है ना, ठीक है जी, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज डैश डैश डैश। मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स मतलब, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त और एसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होती है। ठीक है, तो अगर इलिप्स की निकालेंगे, इलिप्स की पूछा जाता है, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी बताइए, तो इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है स्टूडेंट वो होती है लेस देन 1, ई लेस देन 1, बस ई से डिनोट करते हैं एसेंट्रिसिटी को, उत्केंद्रता को ई से डिनोट करते हैं। इलिप्स के, पैराबोला के, सर्किल के, स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर भी हमने बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं तो उनको डिटेल में देखिए, समझिए, अभी भी आपके पास समय है। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी पूछा जाता है तो आप बोलेंगे ई लेस देन 1। हाइपरबोला, अति परवलय की एसेंट्रिसिटी पूछा जाता है तो ई ग्रेटर देन 1। हाइपरबोला, हाइपर, हाई मतलब बड़ा, हाँ, हाइपरबोला हाई मतलब बड़ा, बड़ा होता है, ई उसकी एसेंट्रिसिटी बड़ी होती है 1 से। ठीक, याद रखेंगे। पैराबोला, परवलय की एसेंट्रिसिटी पूछी जाती है तो वो होती है 1, याद रखेंगे 1। ठीक है, तो इनमें से कोई एक एसेंट्रिसिटी कभी कभी पूछी जाती है कि इलिप्स की एसेंट्रिसिटी बताइए। अगर इलिप्स की, दीर्घवृत्त की, दीर्घवृत्त ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, ऐसे। और हाइपरबोला कैसे होता है, ऐसे होता है। और पैराबोला कैसे होता है, पैराबोला ऐसे होता है, सिंगल सा, है ना, ऊपर की तरफ भी बन जाता है, कभी कभी नीचे की तरफ भी बन जाता है। ये पैराबोला ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ना। एक 4 पैराबोला एक ही जगह बना रखे हमने, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी पूछा जाएगा तो 1 है, पैराबोला के लिए बहुत बार पूछा गया है। हाइपरबोला के लिए हाई मतलब 1 से हाई होगा, 1 से बड़ा ही होगा। इलिप्स के लिए ये 1 से छोटा होता है ना, तो ऐसे याद रख लेना, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है कि भाई इंटीग्रेशन -a to a fx dx की वैल्यू इज इक्वल टू, अगर 0 है तो कब होती है 0, जब इफ fx इज एन डैश 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 फंक्शन। तो डैश डैश की जगह क्या आएगा, या तो ऑड फंक्शन आएगा या इवन फंक्शन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है ना कि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का है, एक प्रॉपर्टी नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। -a to a fx dx इज इक्वल टू, इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, एक बार तो इसकी वैल्यू 0 होती है और एक बार इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx होती है। 0 कब होती है, व्हेन या इफ fx जो ये फंक्शन है, fx इज ऑड फंक्शन मतलब विषम फलन, और ये इसकी वैल्यू ये भी होती है, -a to a की जगह 0 to a हो जाता है और ये 2 टाइम्स हो जाता है
व्हेन fx इज इवन फंक्शन, इसको सम फलन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, जैसे कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन 0 होगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। और अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये इवन फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर dx होगा, तो उसको ऐसे हो जाएगा। अब ये क्यों होता है ये हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि एक्स क्यू का ग्राफ अपोजिट कोऑर्डिनेट में होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, तो इसलिए 2 टाइम्स हो जाता है, इसलिए 0 हो जाता है, एक नीचे है ऊपर है, इसलिए ये डिटेल में हम बताएं। यहाँ पे हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर इसमें समय ज़्यादा लगता है। इसको डिटेल में समझना है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के नाम से एक वीडियो लेक्चर है, उसको आप देखेंगे तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां रही बात ये कि भाई -a to fx dx 0 कब होता है, जब फंक्शन ऑड होता है, और ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to a कब होता है, जब फंक्शन इवन होता है। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, तो 0, तो इसका मतलब ये 0 कब होगा, जब इफ fx इज अ ऑड फंक्शन, तो ऑड लिखेंगे, ODD ऑड लिखेंगे, खाली स्थान पे ऑड लिखेंगे, बस काम तमाम हो जाएगा, है ना, काम तमाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये कह रहा है कि जो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c है, इज अ ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बताना है कि ये सही लिखा हुआ है, ये सेंटेंस सही है या गलत है। y इक्वल टू mx प्लस c इज अ ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन की ग्रेडियंट फॉर्म है, या क्या ये किसी सरल रेखा का प्रवणता रूप समीकरण है, प्रवणता रूप, ग्रेडियंट फॉर्म या प्रवणता रूप। जी बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। प्रवणता फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की, जो उसको प्रवणता फॉर्म बोलते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, प्रवणता फॉर्म में जब हम x एक्सिस y एक्सिस में इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये इस टाइप से होता है, और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है ना, इसका स्लोप, वो स्लोप इसका m होता है, और ग्रेडियंट जो c है, इस c जो है y इंटरसेप्ट होता है, ओरिजिन से लेकर के b पॉइंट तक जहां पे कट कर रहे लाइन, तो ये वाली डिस्टेंस इसका ग्रेडियंट c होती है, और m इसका स्लोप होता है, और x और y तो वेरिएबल होते ही हैं इक्वेशन में, ठीक है। इसी प्रकार से ये तो हो गया आपका ग्रेडियंट फॉर्म या प्रवणता रूप, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट फॉर्म है ये, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन के 5-6 फॉर्म हमने डिस्कस करे हुए हैं। स्ट्रेट लाइन के वीडियो लेक्चर में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है तो वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके स्ट्रेट लाइन की प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है, वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये भी होती है। अगर स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और उसका स्लोप m दे रखा है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब पॉइंट और स्लोप दे रखा है, जब ग्रेडियंट दे रखा है तो ग्रेडियंट फॉर्म हो गई, ग्रेडियंट और स्लोप दे रखा है तो ग्रेडियंट फॉर्म हो गई, ठीक है। ऐसे ही 2 पॉइंट फॉर्म होता है। जब क्यों 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म भी बिल्कुल इसकी जैसी होती है। y माइनस y1 बराबर m की जगह पे फर्क होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और इंटू फिर x की जगह x माइनस होने एज इट इज रहता है। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप नहीं दे रखा है, पॉइंट 2 दे रखे हैं, एक ये a पॉइंट और एक b पॉइंट x2, y2 और x1 y1, तो तब 2 पॉइंट फॉर्म ये होती है, y माइनस y1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गई, है ना। ये क्या हो गई, 2 पॉइंट फॉर्म हो गई। तो इसी प्रकार से 2-3 फॉर्म और भी हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है, देखना है, तो वीडियो लेक्चर स्ट्रेट लाइन का
डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मॉड पूछा गया है। वाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा 17, 16, 22, 18, 16, 14, 20, 16। मतलब ये जो आंकड़े दे रखे हैं आपको इसका मॉड निकालना या बहुलक निकालना है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो केवल x की वैल्यूज दे रखी तो उसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा का मॉड कैसे निकाला जाता है? अनग्रुप डाटा का मॉड जब भी निकालो तो जो डाटा सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है उसको मॉड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा डाटा ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 16 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है। 17 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक ही बार है। तो 22 एक ही बार, 18, तो केवल 16 है जो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब जो है मॉड 16 हो गया, है ना। मॉड क्या हो गया? 16। मॉड 3 नहीं होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अच्छा 16 3 बार रिपीट हो रहा है तो मॉड 3 हो गया, 16 4 बार रिपीट हो रहा है मॉड 4 हो गया। नहीं, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, जो डेटा सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है वही मॉड होता है। 16 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है इनमें से, तो 16 मॉड हो गया। आंसर खत्म बात। ठीक है। और एक 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का पूछा जाता है, वो मॉड से वो भी पूछा जाता है, लेकिन वो ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए मॉड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो उसमें बताएंगे डिटेल में, है ना। वैसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। मॉड बराबर L1 प्लस ब्रैकेट में f माइनस F1 अपॉन 2f माइनस F1 माइनस F2 इंटू h। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है और पहले मॉड क्लास निकालनी पड़ती है, उसके आधार पे ये निकल जाता है फिर, है ना। चलिए, वो तो वहां पे डिटेल लेक्चर हमने बता रखा है, इसका मॉड का भी डिटेल लेक्चर बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। और प्लेलिस्ट में जाके, स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप मॉड वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा हर प्रकार के क्वेश्चन मॉड के सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है। तो मॉड मतलब जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या जो डेटा सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है वो मॉड है। तो 16 मॉड हो गया, बस सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो कमेंट करिए, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेशन 1/x⁴ dx, 1/x⁴ का इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए स्टूडेंट, अपॉन में जब भी x हो तो उसको ऊपर ले जाओ, लेकिन अपॉन में केवल सिंगल x हो, x⁴ 1 हो, तब उसका इंटीग्रेशन करना हो। अगर अपॉन में x⁴ 1 है, केवल 1, तो x⁴ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो जब x⁴ अगर अपॉन में x है और उसकी पावर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। लेकिन अगर अपॉन में x⁴ 2 है या 2/3 है, जैसे यहां पे दे रखा है, तब इसको ऊपर ले जाना चाहिए, तब इसका इंटीग्रेशन log x नहीं होता है। log x केवल तब होता है जब x⁴ 1 हो अपॉन में। उसके अलावा कुछ भी हो तो पहले x को ऊपर ले जाओ। जैसे 1/x² है तो इसको ऊपर ले जाओ, तो 1/x ऊपर ले जाने पे पावर का साइन चेंज होता है, +2 है ना, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो x⁻² का इंटीग्रेशन करो, तो x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1, जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है। तो x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा? जो पावर होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x⁻−1 रहेगा और अपॉन में भी -1 रहेगा। ठीक है। और +c तो लगता ही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, ऐसे ही इसको करना है जी। इंटीग्रेशन x⁻ ऊपर ले जाओ तो x⁻ हो जाएगा -2/3 और dx। ठीक है, इज इक्वल टू x⁻ -2/3। x⁻n का जो होता है वो इसका, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो x⁻ हो जाएगा -2/3 में एक और जोड़ दो और अपॉन में पूरा वही लिख दो, -2/3 + 1 और +c तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगता ही है भैया, है ना। इज इक्वल टू, अब देखो x⁻ क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लो भैया, 3 में से 2 माइनस कर दो, क्योंकि माइनस का है ना, तो 3 में से 2 माइनस, तो प्लस का 1 बचेगा, 1/3 और अपॉन में भी 1/3 और +c। ठीक है। 1/3 को ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो जाए, 3/1, तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3x⁻1/3 +c। आंसर ये
हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है का? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, है ना। अब जो है सेक्शन देखिए भैया, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चा है। 10 करने होते हैं तो 12 पूछे जाते, 10 करने होते। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कराते हैं। उसके बाद सेक्शन बी अगले वीडियो लेक्चर में कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है स्टूडेंट, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर। एक सर्किल दे रखा है और उसका सेंटर C के कोऑर्डिनेट H, K दे रखे हैं और रेडियस C से लेकर A तक की डिस्टेंस R, रेडियस R दे रखी है। तो स्टूडेंट ये आपको याद, सर्किल का भी डिटेल लेक्चर हम बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो जब किसी सर्किल का सेंटर दे रखा हो H, K और रेडियस त्रिज्या R हो तो सर्किल की इक्वेशन ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, h और k जो है यहाँ पे सेंटर है और r मतलब यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, अगर h और k की जगह 2,3 दे रखा है और रेडियस 5 दे रखी है तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x माइनस एच की जगह 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह पे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बस आंसर। 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं आप आंसर। अगर सेंटर 2,3 और रेडियस 5 दे रखा है तो फिर ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, जब सेंटर एच के हो और रेडियस आर हो तो सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का इसको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं इसको, यहाँ पे x, y मान लो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, r के बराबर रख दो, उससे भी आ जाएगा। ये प्रूफ भी करना है तो नहीं, वो ये चीजें हमने सर्किल के डिटेल लेक्चर में बता रखी है। यहाँ पे सीधे आप याद रख लीजिए इसको, h, k का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो उससे आप आसानी से कर सकते हैं। अब जो है सेक्शन बी हम अगले वीडियो लेक्चर में कराएंगे। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से 2 मार्क्स, देखिए 2 मार्क्स के हमने 12 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब जो हमने बताए हैं उनके आसपास के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है रेंज पूछा गया, तो रेंज के साथ साथ वहां मीन डेविएशन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन साथ साथ क्लियर कर लो। दूसरा क्वेश्चन है मीन यहां बता दिया हमने, मीन के साथ साथ मॉड और मीडियन भी होता है, बहुलक और माध्यिका भी होता है, उनके क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के जो पूछे जाते हैं उनको भी साथ साथ क्लियर कर लीजिए। ये सटीक प्रैक्टिस सही तरीका होता है कि जिससे भी एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट ना पाए, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, तो आपको टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी पता करना है, साइन एक्स का भी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, इससे रिलेटेड सारे पता कर लो आगे पीछे से, गूगल से करो या बुक से करो या वीडियो लेक्चर से करो, हमारे डिटेल लेक्चर में जो आपकी मर्जी उससे करो, लेकिन करो जरूर। ये सही तरीका होता है, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो इस प्रकार से तैयारी करते हैं और फिर एक भी क्वेश्चन उनसे छूट नहीं पाता है। नमः शिवाय, बस अच्छे टॉप कर जाते हो, क्या दिक्कत है ना। तो इस प्रकार से मैं प्रैक्टिस, मैंने तरीका भी बता दिया, ये क्वेश्चन पेपर तो कराना हमारा कर्तव्य था, ये तो बता ही दिया है, लेकिन उसके अलावा ये भी बता दिया मैंने तरीका कि भाई कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।